हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज महाशिवरात्रि की छुट्टी है, आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आपके साथ यही चर्चा करूं कि बाजार कैसे रहे। कल क्यों एनालिसिस नहीं किया। मोस्टली देखिएगा, जब बाजार अगले दिन बंद होंगे तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन रुक के आपके साथ एनालिसिस करूं। तो आप में से बहुत लोगों ने शायद इंतजार भी किया हो कल। उसके लिए जो है मैं अब रिग्रेट ही जो है महसूस करूंगा और मैं सॉरी बोलता हूं उसके लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपको बताऊं। आपके जो मेरी जो थोड़ा सा मतलब मेरी हेल्थ के थोड़े से इशू हुए थे, हालांकि सीवियर नहीं थे भगवान की दया से। आप लोगों ने जो मतलब विशेष भेजी या जितना मतलब आपने केयर दिखाया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपका। तो मैं केवल आपको यही कहूँगा कि देखिएगा, जो मेरा सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं आप वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और आपका जो प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है और मेरे चैनल को, मैं उसके लिए जो है आपको धन्यवाद करता हूँ। सबसे खास बात ये है कि बाज़ार के अंदर जिस तरीके की परिस्थिति है, मैं उसी की तरफ आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल 100% ठीक रहूँ। और एनालिसिस में आप लोग जानते हैं कि प्रोडिक्शन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बाय गॉड ग्रेस जो है काफ़ी हद तक जो है हम ठीक रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बाजार इस समय बहुत ही वोलेटाइल है। देखिएगा, जो भी ट्रेडर्स हैं वो इस बात को समझिए कि अगर आप कुछ समय ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा समय है, अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिट तो बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जो डिसिप्लिन है यहाँ पर इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत है। देखिएगा, जब पानी ठहरा होता है तो कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे नहीं होंगे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा झेल जाएंगे, एवरेज करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी होती है कभी कभी जो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो प्लीज़ यहाँ पे जो लाइट पोजीशन के साथ काम करिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। बस मैं यही जो बोलना चाहूँगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ऐसे माहौल में जो माहिर ट्रेडर्स हैं वो पैसा भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अगर आप नए ट्रेडर्स हैं या आपको भी एक्सपर्टाइज नहीं है, या पिछले 10-15 दिनों में आपने जिस तरीके से सिचुएशन देखी है कि जब ज्वार भाटा आता है तो नाविक को भी जो है डूबने का भी जो है सामना करना पड़ता है, या जो बोट है वो भी ख़राब हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके की परिस्थिति में जो अपनी नैया पार करा लेता है वो ट्रेडर जो है, मैं कहूँगा, या वो नाविक ही जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है इस समय पर। तो इस समय पर अगर आप नए हैं या आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपको पीछे जो है स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं थी, तो प्लीज़ यहाँ पर केयरफुली जो है काम करना। क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपके साथ ऑप्शन के डेटा के साथ बात की। मैं केवल गिरने की बात नहीं कर रहा, बाजार अगर यहाँ से पुल बैक करेगा ना तो भी बड़ा फास्ट करेगा। तो ये जो परिस्थिति है वो मुझे अभी ऐसा लगता है कि बहुत क्लियरली जो है हमें ऐसे इंडिकेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं कि बाजार कहीं कोई बड़ा मूव ना कर दे। तो भी जो है इस हफ्ते के दौरान जो है, और स्पेशली अब इलेक्शन के रिजल्ट भी हैं, तो जो लोग रिस्क टेकर हैं और जो लोग जानते हैं ऑप्शंस में सेलिंग किस तरीके से होती है, बाइंग कैसे होती है, वो बात अलग है कि आप मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली अभी जो है इंडिकेशंस जो हैं, ज़्यादातर इंडिकेशंस वीक हैं बाजार के। और बाजार की मोमेंटम में भी अगर हम बात करें तो निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दी। हो सकता है कि निफ्टी ने जो यहाँ पे एक बॉटम में पोजीशन बनाई है वो काफ़ी ठीक हो, यहाँ पर टिकने वाली हो। लेकिन देखिएगा, अगर बाजार के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बड़ा हुआ तो शायद हम भी नहीं संभल पाएँ। और रीज़न मुझे साफ साफ लग रहा है कि ब्रेंट क्रूड के जो प्राइस है वो हमारी इकोनॉमी को भी अगले क्वार्टर के रिजल्ट पे बहुत बैडली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो पोजीशंस अपने लाइट रखिए। बाजार में करेक्शन के बाद ही, एक साइजेबल करेक्शन होने के बाद ही जो वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं उन्हीं की तरफ नज़र रखिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में शायद मुझे नहीं लगता कि अभी कूदने की ज़रूरत है। सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा। ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी मैंने एक ही सलाह दी। इन्वेस्टर्स को हालांकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इस तरीके की अच्छी गिरावट में, जब बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे शेयर आ जाए। लेकिन फंडामेंटली भी अगर वो अगले क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब हो जाएंगे तो वो वैल्यूशंस भी अगले क्वार्टर में जाके ख़राब हो जाएंगी जो भी बेहतर लग रही है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड अर्निंग्स पर भी आपने बड़ा डिटेल्ड में जो है फोकस करना पड़ेगा। निफ्टी ने देखिएगा एक अच्छा पुल बैक कल दिया था 16356 से, और आप देखिएगा 16815 पे। यानी कि बाजार डरा तो हुआ है लेकिन बाजार वोलेटाइल भी है।
तो ये देखिएगा ये क्या ट्रेड रहे होंगे, इस तरीके के ट्रेड्स। तो नीचे वाले भी सुबह 1-1.5 घंटे तो बाजार वीक रहे थे, उसके बाद बड़ा जबरदस्त पुल बैक भी आया। आप इंडिकेशन भी देखेंगे, कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि एक जो अहम सपोर्ट है इसको तोड़ के बाजार जो है 24 तारीख को चले गए थे, यानी कि 24 फरवरी को। उसके बाद पुल बैक आया, गैप अप हुआ, और मैंने आपके साथ पीछे भी चर्चा भी की थी कि इस गैप को फिल करने के लिए बाजार आ सकता है। बाजार ने ये गैप लगभग फिल कर दिया है। तो अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। हालांकि मेरी संडे के एनालिसिस वीडियो में भी ये था कि हमें लग रहा था कि एक बार जो है सेल ऑन राइज मार्केट रहेगी। अभी भी हमें ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि भाई बाजार एकदम बहुत तेज़ी कर सकता है। अभी भी इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास जो है बाजार 16,800 का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके आसपास ही जो है बाजार क्लोज हुआ है, और हाई भी जो है 16815 के। तो अगर इस लेवल को तोड़कर बाजार 1 से 2 घंटे 16,800 के ऊपर कम से कम 2 घंटे अगर ट्रेड करता है, क्योंकि अभी वोलेटाइल सेशन है मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम 2 घंटे ट्रेड करता है, तभी आप बाजार में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। अदरवाइज 16,800 अभी भी एक हर्डल है, इस पर ध्यान रखिएगा। 16,800 के बाद 2 घंटे अगर बाजार काम करता है, बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगर हम नीचे की तरफ अगर देखें तो फिर बाजार के अंदर जो हमारे लोज थे अभी भी सोमवार के, तो उन सोमवार के लो को रिस्पेक्ट शायद बाजार अभी भी करेगा, कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ ना आ जाए तो। हालांकि जो थर्सडे के अंदर जो वीकनेस थी वो थोड़ी सी मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई थी शॉर्टर्स को, क्योंकि ऑप्शन के लास्ट दिन की एक्सपायरी थी और महीने के सौदे फंसे हुए थे, तो उस वजह से शायद जो है बड़े प्लेयर्स ने जो है बेरिश मोड में जो है मोटे पैसे कमाने के चक्कर में बाजार को बहुत ज़्यादा गिरा दिया था, और उस दिन देखिए उन पर मूड और माहौल दोनों था। हालांकि अब रिकवरी हुई है, लेकिन अब देखिएगा फिर उस लेवल पे के आसपास आ गए जहाँ पर बाजार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो क्लोजली आप वॉच करिए 16,800 को। नीचे की तरफ अगर अभी हम देखें तो जो लोग कल लगे थे 16356, क्योंकि बाजार के अंदर ये जो लेवल्स हैं जो 16,300 के आसपास जो है, ये पहले भी यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दिसंबर में भी सपोर्ट ली थी, अभी दिसंबर के बाद अभी भी यहाँ से सपोर्ट लेके बाजार ऊपर गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है, क्योंकि कल एक्सपायरी तो है नहीं, थर्सडे को हो सकता है कि ये मूव कर जाए नीचे के लेवल भी, बट अभी मुझे लगता है कल रिस्पेक्ट करनी चाहिए इसको, अगर कोई इंटरनेशनली कोई बहुत बुरी खबर नहीं आती है तो। अब बाजार के अंदर रिलायंस ने जो है काफ़ी अच्छी तेजी की थी, ICICI बैंक ने, इन्फोसिस, JSW स्टील और टाइटन, और कमजोरी थी HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। आज मेरे को एक जो है एक हमारे जो मित्र भी हैं और वो इन्वेस्टर भी हैं, तो उन्होंने आज मेरे से एक सवाल पूछा, सर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने अच्छी रिटर्न्स नहीं दी जबकि वो पास्ट में बहुत अच्छी रिटर्न दे रहे थे। तो देखिएगा जो भी म्यूचुअल फंड्स, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें एक स्पेशल इस बार जो है देखने के लिए मिला है कि जो लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स आउट परफॉर्म कर रहे थे पिछले 5 साल के दौरान, मतलब पिछले 2 साल छोड़ दो, 2020 से पहले जितने भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, उन आउट परफॉर्मेंस वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है कमी देखने के लिए मिली। तो मोस्टली जो आउट परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने आउट परफॉर्म क्यों नहीं किया, वो पीछे रैंक पे क्यों चले गए। जो फर्स्ट रैंक पे लगातार 5 साल चले वो म्यूचुअल फंड्स भी 7वें 8वें नंबर पर आ गए। उसमें से मैंने उनको रीज़न बताया कि देखिएगा जिन भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पे HDFC ग्रुप की होल्डिंग थी 2020 से पहले, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया था, क्योंकि HDFC बैंक और HDFC ग्रुप ने आउट परफॉर्म किया था। लेकिन अभी 2020 के बाद HDFC ग्रुप ने उतना जो आउट परफॉर्मेंस जो है मार्केट के सामने, बाकी शेयर्स के सामने नहीं दिया है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में कमी जो है प्रॉफिट परसेंटेज में आई है। तो कुल मिलाकर ये बात आप समझिएगा कि कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो उसके जो पोर्टफोलियो में उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइस मूव करते हैं। तो बार बार अगर आप म्यूचुअल फंड से एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करेंगे कि चलिए ये अब नंबर 1 पे आ गए तो अब इसकी तरफ बढ़ेंगे, तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे। उनके पोर्टफोलियो का जो सिलेक्शन है वो हमेशा ठीक हो ऐसा जरूरी नहीं। तो ये रैंकिंग जो है बदलती रहती है। तो जो लोग म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं वो अपने एक लॉन्ग टर्म पर्पज़ के साथ तो देखिएगा कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार ही अगर 5 साल तक ही कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा और उसमें SIP जा रही है तो ऐसे फंड से दूर रहिएगा। लेकिन अगर कोई परफॉर्मेंस किसी की 1, 2, 3 नंबर पर रही है पिछले 10-12 साल में और 1-2 साल नहीं रहती है तो शायद ये सही पैरामीटर नहीं है। मेरे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स के अंदर पर्सनल निवेश हो सकते हैं, तो पर्सनल निवेश मैं अपना एज ए डिस्क्लोजर भी आपको दे देता हूँ। जो मेरे व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन की तो एडवांस अब जो है कंफर्टेबल पोजीशन में थे
और हमें लगता है कि ये इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रखी है बाज़ार में, ये एक पॉजिटिव रुझान जो है हम मानते हैं। हिंडाल्को देखिएगा काफ़ी अच्छा कर रहा है, और इसमें सबसे खास बात है एल्युमिनियम के प्राइसेस में जो तेजी है। और आप लोगों को बताऊं, देखिएगा हिंडाल्को जैसी इंडस्ट्री जो पहले प्योरली मेटल बेचती थी, अब ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में यूपीवीसी या एल्युमिनियम की जो विंडोज़ हैं या डोर्स हैं, उनका काफ़ी अच्छा मार्केट है। इन्होंने भी देखिएगा अपनी ब्रांडिंग जो है, और होम डेकोर का जो बिज़नेस है वो मोस्टली कंपनीज, अब चाहे वो पेंट कंपनीज, एशियन पेंट्स की बात करें या हिंडाल्को जैसी कंपनीज हैं, वो दूसरे तरीके से कजारिया, ये इस तरीके की जो कंपनियां हैं इंडिया के अंदर जो मिड इनकम ग्रुप है या हाई एंड पे जो इनकम ग्रुप है, उनको काफ़ी कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये भी रीज़न देखिएगा कि जो हिंडाल्को है वो अब अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ भी जा रहा है। हालांकि वैल्यूशंस अब देखिएगा इतनी चीप नहीं है कि यहाँ पे खरीदने लायक हो, बट जो वैल्यूशंस, जो शेयर प्राइस में मूवमेंट आ रही है, उसमें कमोडिटी के जो प्राइस हैं, एल्युमिनियम के प्राइस भी, और दूसरी जो होम डेकोर बिजनेस है उसमें भी जो है लोग जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो सेक्टर भी जो है कोविड के बाद जो है ख़राब नहीं हुआ है। तो शायद वो भी एक रीज़न है। फिर टाटा स्टील, पावर ग्रिड, इन शेयर्स में, पावर ग्रिड में देखिएगा डिविडेंड के बाद भी हम लोग मान रहे थे कि भाई ये ऊपर पुल बैक करेगा, तो पावर ग्रिड ने भी एक अच्छी जो है रिटर्न्स दी, एक स्टेबल इनकम जो है कंपनी जनरेट करती है। और यही रीज़न है कि कैश फ्लोज की अगर जनरेट करने के मामले में देखें तो पावर ग्रिड काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट करने में आपको अग्रणी में मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी की टॉप 10 कंपनीज को भी अगर आप कंपेयर करोगे तो पावर ग्रिड जितना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटी जनरेट नहीं करती किसी भी कंपनी से। आप इंडिविजुअल बेसिस में भी अगर आप मैच करेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत पेट्रोलियम ये तेजी के साथ रहे। एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज ये कमजोरी के सितारे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी। और देखिएगा यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज के अंदर शायद अब 4000 के नीचे के लेवल्स अगर देखेंगे तो शायद इन्वेस्टर्स का रुझान इस तरफ भी जो है पॉजिटिव होता हुआ हमें नजर आ सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड, आइसर मोटर, हीरो मोटो को ये भी कमजोरी के साथ थे। और देखिएगा ऑटो पे एक और मार जो है पड़ सकती है, वो रीज़न है क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं। और 7 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर देखिएगा ये जो कंपनीज हैं ये शायद प्राइस भी बढ़ा दें, तो वो भी एक चैलेंज है। या तो सरकार ड्यूटी कट करे या तो कंपनियां प्राइस बढ़ाएंगी। उसके बाद निफ्टी बैंक में कमजोरी थी। और फाइनेंशियल्स देखिएगा हाईली सेंसिटिव है, हाई बीटा सेगमेंट है, तो वो भी यहाँ पर नजर आते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिएगा, अगर बैंक निफ्टी में भी देखें तो ग्रीन कैंडल है, और पुल बैक जो हुआ है वो भी देखिए गैप को फिल करने की तरफ जो है जाने की कोशिश जो है परसों की थी। कल की कैंडल थोड़ी सी वीक रह गई, तो इसमें भी अभी हमें लगता है कि जब तक ये 35,000 के ऊपर है बाजार, तब तक ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेजर जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी वो 34,000 है। बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अब वीकनेस आ रही है। जब पहले निफ्टी वीक हो रहा था तब बैंक निफ्टी वीक नहीं हो रहा था। जब निफ्टी वीक हो रहा था बैंक निफ्टी वीक नहीं हो रहा था। अब निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, बट बैंक निफ्टी कमजोर हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखिएगा ये काफ़ी अच्छा एरिया है। मुझे लगता है कि जब तक 35,000 के ऊपर है, अच्छा कंसोलिडेशन जो है करके ये पहले ऊपर चला था, तो वहाँ पर अभी भी एक्सपोर्ट मिलनी चाहिए 35,000 के आसपास। और 35,000 के नीचे भी अगर बाजार जाते हैं तो एक 34,000 पे बहुत मेजर सपोर्ट है। अभी भी निफ्टी ने जो दायरे दिसंबर के टच कर लिए हैं वो बैंक निफ्टी ने अभी भी नहीं किए हैं। तो बैंक निफ्टी ने अभी जो 24 फरवरी को भी जो दायरे टच किए, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो कब तकरीबन 900 पॉइंट नीचे उसकी सपोर्ट थी। तो बैंक निफ्टी 24 तारीख को भी जो है कुल मिलाकर अब तक के अगर 4 महीने या 3 महीने का एनालिसिस देखें तो निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अब ICICI बैंक, SBI, फेडरल बैंक सब कमजोरी के साथ थे। एक्सिस बैंक देखिएगा 750 के नीचे काम कर रहा है। HDFC बैंक 1420 पे एक अच्छी सपोर्ट है, उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है अभी। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज ICICI बैंक ने जो है बैंक निफ्टी को रोका है, अदरवाइज बैंक निफ्टी की हालत थोड़ी सी खराब होती। और बैंक निफ्टी के भी लो देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगी बात कि ओपन हुआ 35,938 पर और लो जो लगे थे वो 35,611 के लगे थे। तो काफ़ी नीचे से जो है पुल बैक करके आया है। और उसमें खास जो है बाकी निफ्टी स्टॉक्स का था, बाकी फाइनेंशियल्स का कम था, लेकिन ICICI बैंक की बदौलत जो है निफ्टी अपने आप को मैनेज कर पाया। और वीकनेस देखिएगा अभी मैं यही कहूँगा कि निफ्टी बैंक में ज़्यादा हो गई है निफ्टी के मुकाबले में। और यहाँ पर FIIs देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहे, 3948 करोड़ की सेलिंग और DIs 4142 की। और हो सकता है कि DIs की बाइंग भी आपको कम होती हुई नजर आए अगर LIC के IPO के बारे में सरकार शायद कुछ डेफरमेंट करे तो, क्योंकि अगर सरकार का कॉन्फिडेंस टूटता तो भी शायद देखिए DIs की बाइंग भी कम हो सकती है। इसके साथ साथ एक और रीज़न भी हमें लगता है, क्योंकि DIs में मोस्टली जो है LIC की भी बाइंग होती है और LIC भी चाहेगी कि उसके IPO को
एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिले, तो वहाँ से भी अगर वो डेफर होता है तो शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है LIC का भी बदल सकता है, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हो उनका भी। तो कुल मिलाकर जो है नज़र बना के रखनी है आपने कि किस तरीके के घटनाक्रम होते हैं। हाँ, और मैंने तो पीछे भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि LIC के IPO को कमज़ोर करने की कोशिश जो है बाकी जगह से भी हो रही है, और अब देखते हैं कि सरकार क्या फ़ैसला लेती है। आपको जल्द ही जो है इसके बारे में जो भी है, तो IPO आना होगा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज़ सरकार अगर अपना फैसला बदलती है तो वो भी आपको शायद इस हफ्ते के दौरान जो है पता चल जाना चाहिए। इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो 732 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है और अपने स्टॉक्स फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं। हालांकि देखिएगा FIs ने सेलिंग तो बहुत की थी पीछे कैश मार्केट में, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में अब मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है, ये नए बिल्डअप है। तो अगर FIIs के डेटा देख के ऐसा लगता है कि बाजार में वोलेटिलिटी आ सकती है, नीचे से ऊपर भी रिकवरी इसीलिए लगता है हमें बहुत तेज़ी से आ रही है, और बाजार के अंदर नीचे पुट के जो प्रीमियम्स है उनको देख के सच में डर लगता है कि यार अगर इतने प्रीमियम्स अगर ऑप्शंस का बायर दे रहा है तो वास्तव में ऑप्शन का बायर कितना डरा हुआ है। और जिस तरीके से बाजार में सुगबुगाहट है कि LIC के IPO के बारे में भी दोबारा से रीथिंक जो है कर रहे हैं कि शायद इस फाइनेंशियल ईयर में IPO लाएं या अगले फाइनेंशियल ईयर में, इसके बारे में भी जो चर्चा है वो बाजार के अंदर चलनी शुरू हो गई है। तो इन सभी घटनाक्रम के बीच में आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।